अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और हम इस वीडियो में वर्किंग विद एक्सेल एनवायरनमेंट यानी एक्सेल के एनवायरनमेंट में काम करने का तरीकाकार देखेंगे। मिसाल के तौर पर सेल्स की सिलेक्शन कैसे की जाएगी, वर्कशीट के साथ काम कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। कभी आपके पास ऐसा काम भी हो सकता है कि आपको एक साथ कई सेल्स पर एक ही काम करने की ज़रूरत हो। मसलन सेल्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, सेल्स के गिर्द बॉर्डर वगैरह बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मतलूबा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए माउस और कीबोर्ड दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। माउस से सिलेक्शन करने के लिए ये मैंने लेफ्ट माउस बटन के ज़रिए सिलेक्ट किया है। इसी तरह ये माउस से सिलेक्शन है। और अगर कीबोर्ड से सिलेक्शन करनी हो तो कर्सर को अपनी मतलूबा जगह पर रख कर शिफ्ट के साथ एरो कीज़ को यूज़ करेंगे। मैं शिफ्ट दबा के राइट एरो यूज़ कर रहा हूँ, और ये अगर डाउन एरो यूज़ करता हूँ तो ऐसे होता है, अप एरो यूज़ करता हूँ तो ऐसे होता है। मैंने राइट एरो यूज़ की। इस तरह से ये सेल सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसके ऊपर अपनी वर्किंग कर सकता हूँ कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मुझे इस पर बॉर्डर देना है। डेटा की सिलेक्शन करते हुए डेटा रेंज या कंटीजियस रेंज और नॉन कंटीजियस रेंज के कॉन्सेप्ट का होना आपके वर्क की क्वालिटी और स्पीड दोनों को बढ़ाता है। जब आपका डेटा एक तसलसल या कंटिन्यूटी में हो, बीच में कहीं भी एक मुकम्मल रॉ या ब्लैंक कॉलम ना हो, तो इसे कंटीजियस रेंज या एक डेटा रीजन कहते हैं। जैसा कि ये एक डेटा रेंज है और ये कंटीजियस डेटा रेंज है। इसके दरमियान में कहीं भी कोई भी कॉलम रॉ ब्लैंक नहीं है। इसके बरक्स अगर हम इसको देखें तो ये 4 मुख्तलिफ डेटा रेंजेस हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे ब्लैंक कॉलम्स या ब्लैंक रॉज के ज़रिए सेपरेट हैं। तो इनको हम अलग-अलग डेटा रेंज कहेंगे। एक वर्कशीट के ऊपर एक से ज़्यादा डेटा रेंजेस हो सकती हैं। जिस डेटा रेंज के ऊपर आपका कर्सर होगा, वो करंट डेटा रेंज कहलाएगी। आप पूरे डेटा को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट डेटा रेंज पर सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की यानी कंट्रोल ए प्रेस करने से वो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाती है। ये देखें, ये देखें। और अगर मैं दूसरी दफा भी कंट्रोल ए प्रेस करूं तो फिर पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं कर्सर को बाहर रख के कंट्रोल ए प्रेस करता हूं तो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। सिलेक्ट ऑल का बटन भी है एक, जिसके जरिए आप पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये दिया हुआ होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। नॉन कंटीजियस रेंज सिलेक्शन के लिए सबसे पहले एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करके माउस के जरिए दूसरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह तीसरी रेंज और जितनी भी रेंजेस सिलेक्ट करनी हो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरी रॉ को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस के जरिए रॉ नंबर पे क्लिक करें, रॉ पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट स्पेस बार है। इसी तरह आप कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल स्पेस बार है। अगर आप डेटा और रिपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक ही वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स का ऑप्शन मौजूद है। एक अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड वर्कबुक का समझना, रिव्यू करना, एडिट और अपडेट करना आसान होता है। न्यू वर्कशीट मुख्तलिफ तरीकों से ऐड की जा सकती है। सबसे पहले तो न्यू वर्कशीट का बटन देखते हैं। शीट के नाम के साथ दिया हुआ होता है प्लस का निशान, इसके जरिए हम न्यू वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, शीट नेम के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट वर्कशीट, ओके, इस तरह से भी शीट ऐड हो जाती है।
शीट्स की तादाद को कम या ज़्यादा देखने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। से सारी शीट्स आ गई सामने, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन की शॉर्टकट की को यूज करते हुए कीबोर्ड की मदद से एक शीट से दूसरी शीट पर वन बाय वन जाया जा सकता है। मैं कंट्रोल पेज अप यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, आप देखें शीट्स चेंज हो रही हैं। दूसरा तरीका है शीट्स नेविगेशन बार के लेफ्ट और राइट बटन्स पर क्लिक करके भी मतलूबा शीट टैब को सामने लाया जा सकता है। ये शीट नेविगेशन बार, ये तीसरा तरीका शीट्स नेविगेशन बार पर राइट क्लिक करके शीट्स की लिस्ट देखी जा सकती है और यहाँ से किसी भी शीट को सिलेक्ट करने पर डायरेक्ट इस शीट पर जाया जा सकता है। ये मैंने राइट क्लिक किया, लिस्ट आ गई, किसी भी शीट पे जाके ओके कर देंगे तो उस शीट पे मूव हो जाएंगे। किसी भी शीट के नाम को तब्दील करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि शीट का नाम 31 कैरेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। शीट के नाम में कोई भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल ना करें। शीट का नाम उसके अंदर मौजूद डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। नाम तब्दील करने के लिए आप किसी भी शीट के नाम के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, या तीसरा तरीका ये है कि आप होम टैब के अंदर रहते हुए फॉर्मेट में आके और यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। किसी भी शीट के नाम को तब्दील करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि शीट का नाम 31 कैरेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। शीट के नाम में कोई भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल ना करें। शीट का नाम उसके अंदर मौजूद डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। नाम तब्दील करने के लिए आप किसी भी शीट के नाम के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, या तीसरा तरीका ये है कि आप होम टैब के अंदर रहते हुए फॉर्मेट में आके और यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। किसी भी शीट टैब के कलर के जरिए उसे दूसरे टैब से डिफरेंट या एक ग्रुप में दिखाया जा सकता है। यहाँ पे शीट्स को कलर्स के जरिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में दिखाया गया है। शीट का कलर चेंज करने का तरीका, आप शीट के नाम के ऊपर राइट क्लिक करके टैब कलर के अंदर जाके किसी भी कलर पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि करंट शीट को चेंज करने के लिए फॉर्मेट में जाके टैब कलर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की ऑल्टर HOT है। कभी ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कि एक ही डेटा को एक ही लोकेशन पर मल्टीपल शीट्स में लिखना हो या मल्टीपल शीट्स पर सेम फॉर्मेटिंग करनी हो। तो इसके लिए सबसे पहले तमाम रिक्वायर्ड शीट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो भी काम करेंगे हम वो उन पर एक जैसा होगा। दो तरीकों से किया जा सकता है, एक है सिक्वेंशियल और एक है नॉन सिक्वेंशियल वे। हम सबसे पहले कुछ शीट्स बना लेते हैं। अब हम इन सब शीट्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले पहली शीट पर आएंगे जिसको सिलेक्ट करना है, जहां से सिलेक्शन करनी है। उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाएंगे और लास्ट शीट जहां तक हमें सिलेक्शन करनी है उस पर क्लिक कर देंगे। अपनी मतलूबा शीट्स को सिलेक्ट करने के बाद अब हम जो भी काम करेंगे वो इन तमाम सिलेक्टेड शीट्स के ऊपर एक जैसा होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा रीजन, यहाँ लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2।
आगे मंथ्स लिख दिए। इस पे फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर दी। अब ये देखें, साउथ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही वेस्ट पे भी, सेंट्रल पे भी, सब पे उसी तरह से लिखा हुआ है। शीट्स को एक साथ सिलेक्ट करने का फायदा ये हुआ कि हमने एक ही जैसी फॉर्मेटिंग तमाम शीट्स पे कर दी और उसके ऊपर अब हम अपनी मर्जी का डेटा लिख सकते हैं। शीट्स को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका रैंडम या नॉन सिक्वेंशियल सिलेक्शन है, जिसको कंट्रोल की मदद से किया जाता है। मिसाल के तौर पर मुझे अगर सेंट्रल और नॉर्थ की शीट्स को सिलेक्ट करना है या सेंट्रल और केपीके की शीट को सिलेक्ट करना है, तो मैं पहले एक शीट के ऊपर आऊंगा, कंट्रोल की को कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूंगा और केपीके के ऊपर जाके माउस से क्लिक कर दूंगा। तो आप ये देखें, दोनों शीट सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं जो भी काम करूंगा वो सिर्फ इन दो के ऊपर होगा। ये देखें, सिर्फ केपीके और सेंट्रल के अंदर प्रोडक्ट 3 आई है। इस तरह से हम अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं और काम में भी सिमिलरिटी या एक्यूरेसी ला सकते हैं। जूम वर्कशीट की विजिबिलिटी को बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा का फॉन्ट साइज या डेटा का साइज कम या ज्यादा होने की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दो जगहों पर मौजूद है। एक ये आपके स्टेटस बार के ऊपर बिल्कुल बॉटम राइट पे, और दूसरा मेन्यू में। अगर मैं डेटा के किसी मखसूस हिस्से को जूम करके देखना चाहूँ, तो उसके लिए डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी हिस्सा, और फिर उसके बाद जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उतना ही हिस्सा हमारे सामने वो और ज़्यादा जूम होकर नज़र आ जाएगा। अगर कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की को प्रेस करके माउस के रोलर बटन को यूज़ करता हूँ, तो भी मैं जूम को चेंज कर सकता हूँ। कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जब हम कर्सर को मूव करते हैं राइट साइड पे, तो हमारा लेफ्ट साइड से डेटा गायब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारी हेडिंग वगैरह गायब हो जाती हैं। इस मसले को हल करने के लिए हम फ्रीज पेन यूज़ करेंगे, जो कि व्यू के मेन्यू के अंदर फ्रीज के बटन में मौजूद है। सबसे पहले कर्सर को वहां रखना होगा जहां से हमें डेटा फ्रीज करना है, और उसके बाद फ्रीज पेन पे जाके सबसे पहला ऑप्शन फ्रीज पेन का यूज कर लेंगे। अब हम कर्सर मूव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा ये कॉलम फिक्स हो गया है। अगर हमें इसको खत्म करना हो तो दोबारा से वहां पे जाके क्लिक करना होगा अनफ्रीज पेन। अब हम मूव करेंगे तो नॉर्मल हो चुका है डेटा। इसी तरह हम टॉप रोज और लेफ्ट कॉलम को भी एक साथ फ्रीज कर सकते हैं। कर्सर हमने रखा कि जिससे पहले के रॉज और कॉलम्स को फ्रीज करना है, और उसके बाद फ्रीज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम लेफ्ट राइट साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे ये फ्रीज हुआ हुआ है, और अगर नीचे जा रहे हैं तो हेडिंग भी फ्रीज हुई हुई है। खत्म करने के लिए दोबारा अनफ्रीज कर देंगे।
अगर हम एक ही वर्कशीट के दो अलग अलग हिस्सों को एक साथ देखना चाहें तो उसके लिए हम स्प्लिट का ऑप्शन यूज करते हैं। स्प्लिट व्यू के टैब के अंदर बटन मौजूद है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये डेटा है, इसमें हम डेली एक्सपेंसेस डालते हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी डेली एक्सपेंसेस डलें उनका टोटल हमें हर वक्त नजर आता रहे। तो उसके लिए हम यहाँ से इस वर्कशीट को स्प्लिट कर देंगे। कर्सर को उस जगह पे रखेंगे जहाँ से स्प्लिट करना है और स्प्लिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें टोटल में नजर आता रहेगा। खत्म करने के लिए स्प्लिट के बटन को दोबारा क्लिक कर देंगे। किसी भी शीट में कॉलम और रो इंसर्ट या डिलीट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आइए देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मई का कॉलम मिसिंग है, तो हम उसको इंसर्ट करने के लिए कॉलम के हेडर के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम कॉलम पे क्लिक करते हैं सबसे पहले और उसके बाद होम टैब के अंदर जाके इंसर्ट इंसर्ट शीट कॉलम्स, इस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं। सेम रॉ के लिए है। कॉलम डिलीट करने के लिए किसी भी कॉलम के हेडर के ऊपर राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सितंबर 2 दफा आ रहा है, तो हमने राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि हम होम टैब के अंदर रिबन पे डिलीट के ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से हम उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं अगर हमने कर्सर सही जगह रखा हुआ है तो। एक और तरीका कॉलम को इंसर्ट या रो को इंसर्ट और कॉलम या रो को डिलीट करने का ये है कि हम कर्सर को अपनी मतलूबा जगह पे रखते हैं और इंसर्ट में जाके सबसे ऊपर सेल्स इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक छोटी सी विंडो आ जाती है। इस पर हम इंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारे पास एक कॉलम वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा जहाँ हमने कर्सर रखा हुआ था। इसी तरह अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट सेल्स और यहाँ से वही विंडो हमारे पास दोबारा आ गई। इस पर हम इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये जो भी हमने इंसर्ट और डिलीट किया, डिलीट सेल्स और इंसर्ट सेल्स, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस है। कंट्रोल प्लस, ये वही विंडो दोबारा आ गई इंसर्ट की, और कंट्रोल माइनस, ये डिलीट की वही विंडो दोबारा आ गई। एक्सेल में कॉलम वेट चेंज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। देखना ये होता है कि कौन सा तरीका आपके काम के लिहाज से सुटेबल है। हम किसी भी कॉलम की विड्थ को कॉलम के हेडर के ऊपर राइट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम विड्थ, यहाँ जाके हम जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर देंगे उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी। जितने भी कॉलम्स की विड्थ को चेंज करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और चेंज हो जाएगी इस तरह से कॉलम विड्थ। किसी भी कॉलम की वेट को रिबन के जरिए भी जाके किया जा सकता है। जिस कॉलम को चेंज करना है उस पर कर्सर रखें और या उनको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फॉर्मेट, कॉलम विड्थ, यहाँ पे हम जो भी कॉलम विड्थ देंगे वो इन तमाम सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। इसी तरह माउस पॉइंटर जहाँ पे शेप चेंज कर रहा है दोनों कॉलम्स के बीच में, यहाँ भी डबल क्लिक करने से कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है कॉलम में मौजूद डेटा के हिसाब से। ये देखें, यहाँ पे मौजूद टेक्स्ट का साइज सबसे बड़ा ये था तो इसके हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, इसके सामने हम इनके ऑथर्स के नाम भी लिख देते हैं।
ऑथर्स के नाम लिखने से हुआ ये कि बुक्स के नाम जो थोड़ा बड़े थे वो कट गए। सिर्फ पहली एक ही बुक का नाम सही आ रहा है, बाकी सब जिसके नाम बड़े थे वो सब कट गए। आइए देखते हैं कि ये हुआ क्या है। हमने पहली बुक के नाम पे कर्सर रखा, ये बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमने फार्मूला बार में देखा, यहाँ भी इतना ही नाम है। दूसरी बुक के नाम पे कर्सर रखा, इसका नाम ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कट के आ रहा है। इसी तरह तीसरी और बाकी तमाम बुक्स का नाम कट के आ रहा है। इस मसले का हल ये है कि हमें इसकी कॉलम विड्थ बढ़ानी होगी। कॉलम विड्थ बढ़ाने के जैसा मैंने बताया बहुत सारे तरीके हैं। आप इस तरह ड्रैग करके भी कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ डबल क्लिक करके भी कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं और आप मेन्यू में जाके भी कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉलम विड्थ का मसला हल हो सकता है। कॉलम विड्थ की तरह रो हाइट को भी चेंज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम किसी भी रो की हाइट को रॉ हेडर पे राइट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट्स में पूछ रहा है, 14.4 डिफॉल्ट है, हम इसको चेंज करके 25 पॉइंट्स भी कर सकते हैं। ये हाइट बढ़ गई। दोनों रॉस के बीच में कर्सर जहाँ चेंज हो रहा है वहां पे डबल क्लिक करने से डेटा के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट का फॉन्ट साइज ज़्यादा है, हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट होगी। इसके अलावा फॉर्मेट रो हाइट यहाँ से भी चेंज की जा सकती है। ये वही सेम स्क्रीन आ गई है।